नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। क्योंकि आज हम लोग रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं ये जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसके उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो शब्द मिलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि एक लोकतंत्र और दूसरा गणतंत्र। क्या दोनों में अंतर है? भारत को क्यों एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है, वहीं ब्रिटेन को आधा लोकतंत्र कहा जाता है, जापान को आधा लोकतंत्र कहा जाता है। आखिरकार क्या अंतर है? तो हम लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें अंतर क्या है। देखिए, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें एक शब्द है लोक और दूसरा शब्द है तंत्र। लोक का अर्थ हो गया जनता और तंत्र का अर्थ हो गया शासन। लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता का शासन। अगर हम अब्राहम लिंकन की बात करें तो अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र को डिफाइन किया है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन स्थापित शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा है उन्होंने। इसमें तीन शब्द आए हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। देखिए, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल ये दो शब्द राजतंत्र में भी थे। जो मोनार्की सिस्टम था वहां पे ये दो शब्द थे, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्योंकि जो राजा शासन करते थे, जैसे अशोक हो गया, अकबर हो गया, ये कोई अपने लिए तो शासन करते नहीं थे, ये भी जनता के लिए ही शासन करते थे। तो अशोक अकबर जो शासन करते थे ये भी जनता के लिए ही करते थे। लेकिन जो ये बाय द पीपल जो शब्द आया है, इसने रेडिकल चेंज लाया है बाय द पीपल ने। देखिए, बाय द पीपल का अर्थ ये हो गया कि जनता का शासन जनता के लिए तो होगा, लेकिन जनता के द्वारा होगा। यानी कि अब जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता होगा। तो यही एक जो बाय द पीपल शब्द है, ये शब्द राजतंत्र से लोकतंत्र को अलग कर देता है। जो राजतंत्र था, जैसे मैंने कहा कि अशोक अकबर ये भी तो जनता के लिए शासन करते थे, और यहां भी ये शब्द थे, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। जनता के लिए ही तो शासन कर रहे हैं। राजा कोई अपने लिए तो शासन नहीं कर रहा, अशोक अकबर कोई अपने लिए तो शासन नहीं कर रहे, वो भी जनता के लिए शासन कर रहे हैं, लेकिन जनता के द्वारा तो नहीं कर रहे हैं। तो जो जनता के द्वारा स्थापित शासन प्रणाली है उसको लोकतंत्र कह दिया। और ये शब्द आने के पश्चात में इसने इसने जो है लोकतंत्र को राजतंत्र से अलग कर दिया। और जब ये बाय द पीपल शब्द आया, जैसे मैंने कहा कि रेडिकल चेंजेस जो आए हैं दुनिया में, वो इस बाय द पीपल शब्द से आए हैं। क्योंकि ये बाय द पीपल शब्द है, ये सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करता है, ये दायित्व क्रिएट करता है। जैसे जब ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल था, राजतंत्र में क्या था? राजतंत्र में जो राजा शासन करता था जनता के लिए शासन करता था, लेकिन जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता था, तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती थी, कोई दायित्व क्रिएट नहीं होता था उसके ऊपर। लंबे लंबे समय तक सत्ता पे बैठे हैं, आनुवंशिक रूप से सत्ता चला रहे हैं, तो कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है उनके ऊपर। लेकिन जब बाय द पीपल आया तो इसने जनता राजा के ऊपर दायित्व क्रिएट कर दिया।
और इस शब्द के आने के पश्चात दुनिया में बहुत सी क्रांतियां हुई। जैसे फ्रांस में राजतंत्र था, जर्मनी में राजतंत्र था, रूस में राजतंत्र था, इंग्लैंड में राजतंत्र था। इनको अपनी व्यवस्था चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जब बाय द पीपल के द्वारा शासन होता है तो राजा के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है, दायित्व क्रिएट होता है, जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, क्योंकि अब जनता के द्वारा वो इलेक्ट होकर के आ रहा है। और जनता के द्वारा इलेक्ट होकर के आ रहा है तो जनता के द्वारा हटाया भी जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे उनके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। इससे तानाशाही वाली जो जितनी भी शासन प्रणालियां थी दुनिया में वो धराशायी होने लगी। तो इस बाय द पीपल ने बड़े रेडिकल चेंजेस लाए हैं। तो लोकतंत्र वास्तव में जो लोकतंत्र है आज, वो इस बाय द पीपल शब्द की वजह से लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र बन पाया है। और इसी शब्द ने लोकतंत्र को राजतंत्र से अलग किया है। तो ये तो बात की हमने थोड़े से शब्दों में लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र क्या है। अब जो दूसरा शब्द हमें मिलता है प्रस्तावना में, वो मिलता है गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र में भी तो दो शब्द हैं, एक गण और दूसरा तंत्र। गण का अर्थ भी लोगों का समूह होता है और तंत्र का अर्थ भी शासन होता है। गणतंत्र का अर्थ भी लोगों का शासन या जनता का शासन कहते हैं हम। तो फिर व्हाट्स द डिफरेंट बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक। फिर लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है? अगर हम दोनों को एक ही का समझ लें तो फिर अंतर क्या है? तो फिर दो शब्द लिखने को संविधान निर्माताओं को क्या जरूरत पड़ गई संविधान में? नहीं। जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका अलग अर्थ है। इसका अर्थ ये है, देखिए लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जनता के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि शासन करेगा, जबकि गणतंत्र का ये अर्थ है कि जो प्रतिनिधि शासन करेगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो आनुवंशिक नहीं होगा कि वंशानुगत रूप से शासन कर रहा है। जैसे बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक कैसा शासन है? वंशानुगत शासन प्रणाली चली आ रही है। तो रिपब्लिक ने, जो गणतंत्र है, इसने इस बात को कहा है कि जो शासन करेगा शासक, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आएगा, लेकिन आनुवंशिक नहीं होगा। कोई उसकी वंश परंपरा से, कोई ऐसा नहीं कि वंश परंपरा से कोई सत्ता निर्धारित कर दी गई है तो वो, जैसा कि ब्रिटेन में है। अब ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन को जैसे हमने कहा कि वहां को अधूरा लोकतंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं अधूरा लोकतंत्र? क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुसार चुनाव होकर के आते हैं, लेकिन जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र प्रमुख है, राजा, वो तो हेरिडेटरी रूप से आज ही बना हुआ है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्र प्रमुख है, ये चुनकर के आता है। वहां वंशानुगत बना हुआ है और हमारे यहाँ चुनकर के आता है। तो इसीलिए कुछ विद्वान अमेरिका, क्या नाम उसको, ब्रिटेन के बारे में कह देते हैं कि वहां जो लोकतंत्र है वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। भारत में वास्तविक लोकतंत्र है। और हमने इसीलिए, जैसे कि हमने दो शब्द लिखे हैं, ये लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये हो गया कि चुनकर के आएगा प्रतिनिधि, लेकिन वंशानुगत नहीं होगा। अब आप सवाल कर सकते हो कि जैसे कि जो गांधी परिवार है, ये तो आजादी के बाद से ही एक प्रकार से सत्ता में है। बिल्कुल सही है, आजादी के बाद से मतलब शासन सत्ता में रहा है, लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन वो आनुवंशिक नहीं है कि आनुवंशिक तरीके से हमारे यहाँ शासन कर रहे हो। चुनकर के, जनता के द्वारा चुनकर के आते हैं, जनता से वैध सहमति प्राप्त करते हैं, तब जाकर के शासन करते हैं। उनके लिए व्यवस्था ही फिक्स नहीं कर दी गई है हमारे संविधान में कि नहीं गांधी परिवार हो गया, या कोई जैसे मान के चलो कोई राजशाही होती तो फिक्स कर देते कि हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख होगा या प्रधानमंत्री होगा इसी परिवार से आएगा।
इसके अलावा किसी और परिवार से नहीं आएगा। क्या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसी और परिवार से नहीं आए हैं? तो रिपब्लिक जो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब है कि आनुवंशिक नहीं है कोई व्यवस्था, मतलब फिक्स नहीं है कोई कि किसी के लिए हमने फिक्स कर दिया, किसी राजशाही घराने के लिए हमने फिक्स कर दिया होता कि नहीं, जो यहाँ का प्रधानमंत्री होगा या यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वो इस घराने से ही आएगा। जैसा कि ब्रिटेन में है कि वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है वो राजशाही घराने से ही आएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सत्ता में आने के लिए जनता से वैध सहमति प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर के सत्ता में आते हैं। तो ये इसीलिए मतलब हम लोग ये सिस्टम जो हमारा सिस्टम है, इसे ये सिस्टम हमारा इंग्लैंड से अलग कर देता है भारत। जैसे अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ब्रिटेन केवल एक लोकतंत्र है, जापान केवल एक लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है जापान, गणतंत्र नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि वहां पे आज भी आनुवंशिक रूप से राजा या रानी राष्ट्र प्रमुख है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है ये चुनकर के आता है, जनता से वैध सहमति प्राप्त करता है, फिक्स समय के लिए आता है, इसके बाद कोई दूसरा भी आ सकता है। तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था किसी राजशाही घराने या किसी के लिए फिक्स नहीं है। तो ये अंतर है, इसमें अंतर है, ये अंतर है लोकतंत्र और गणतंत्र में। इसलिए हमारे संविधान में प्रस्तावना में दोनों शब्द लिखे हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अंतर था दोनों में, लोकतंत्र में और गणतंत्र में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी बात अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।